वेरी गुड इवनिंग डे ऑल स्टूडेंट, कैसे हो सब। आपका एग्जाम 19 जून से स्टार्ट है। जो भी एमपीएस की स्टूडेंट है, एमपीएस वालों का जो एग्जाम है वो 19 जून से स्टार्ट होना है। और उसकी जो सिलेबस में है, जैसे एमपीएस 1 एंड 2 3 4, तो देखो मैंने 3 नहीं बनाया अभी, क्योंकि आपका जो 3 है एमपीएस 3, उसका एग्जाम ना जुलाई मंथ में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एमपीएस जो है 4 का बना दिया, क्योंकि ये जो है आपका 19 20 21 3 दिन कंटिन्यू एग्जाम है, ठीक है, 1 2 एंड 4। तो इस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसलिए मैंने आपका क्या किया कि जो एमपीएस जो 4 है, मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर कर दिए और उसी की वीडियो में बना रही हूँ, ठीक है। तो एमपीएस जो 3 का भी मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी, बट उसका भी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम हमारा नियर बाय है वो ये है, ठीक है। आपको जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ मैंने ना आपकी 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये आपके जो सिलेबस है ना, आपके जो सिलेबस है, आपके 2 बुक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का 2 बुक है, ब्लॉक 1 और 2। तो मैंने काफी एनालाइज किया, ठीक है, लास्ट के 5-6 ईयर के पेपर को मैंने एनालाइज किया और वहां से मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां से ही नोट डाउन किया है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका सिलेबस पूरा कवर करता है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड है, एंड जहां से भी पॉसिबल हुआ है, मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस जो भी बना है, मैंने वो सारे बनाने की कोशिश की। और उसके बाद 35 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड है। हर जो भी हर साल का एग्जाम है, चाहे जून का हो या दिसंबर का, तो वो एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मैंने वहां से इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से मतलब एनालाइज किया और उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को मैं लेकर आई, ठीक है। वैसे अभी टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है बट आपके पास, तो इसे टॉपिक पढ़ो, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आता है तो एक बार बुक में देखो। वैसे मैंने यहाँ पे सारे ही आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। और वन मोर थिंग कि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखो, चीजों को समझो, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ो, ठीक है। क्या आपको ना क्वेश्चन के की पॉइंट को देखना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है अर्थ प्रकृति, ठीक है, तो जैसे ये है नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस चीज को देखना है, किसका बताना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो आपको क्या करना है, की पॉइंट देखना है। और उसके बाद आपको आता है, आपको सारे आंसर्स आता है, आपने पढ़ा है तो उसको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग बना के लिखो, क्योंकि अगर आप बुक की लैंग्वेज याद करते हो तो रटते हो तो वो भूल जाते हो। तो सबसे बेस्ट है खुद से बना के आंसर लिखो। पर खुद से बनाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चन है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये मैंने दोनों में यहाँ पे लिखा है। लेकिन हाँ, इसके जो आंसर है उसके इंग्लिश के पीडीएफ अलग है और हिंदी वालों के लिए पीडीएफ अलग है। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। 35 है टोटली आपका। पहला क्या है आपका, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, महत्व क्या है। ये आपने ना ग्रेजुएशन में जब आप बीए में थे तब भी आपने इस चीज को पढ़ा था। आपने उस टाइम पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, याद हो शायद आपको। इसका मतलब क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि तुलना करके राजनीति का अध्ययन करना। मतलब यहाँ ये है कि दो देश, ठीक है, दो देश या फिर कोई भी दो रीजन हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, या कोई दो स्टेट ले लो आप, या कोई दो इंस्टीट्यूट, कोई सारे मतलब दो देशों के बीच में कंपैरिजन कर लो, वहां की चीजों को देखो। फिर अपने यहाँ इंडिया से देखो, जैसे कि अमेरिका में कौन सा प्रेसिडेंटल सिस्टम है, इंडिया में कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही कई सारी चीजों का हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने के फायदे क्या होते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ क्या है, उस देश में क्या कंडीशन है, हमारे देश में क्या कंडीशन है, क्या उस चीज को फॉलो करने से यहाँ अच्छा हो सकता है ना। तो इस चीज को हमें क्या करना है, कंपैरिजन के थ्रू ही हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब जैसे कोई भी दो इवेंट उठा लो, दो इंस्टीट्यूट उठा लो, कुछ भी, मतलब दो चीजों के बीच में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या चीज है। जैसे हम देखिए
जो अमेरिका है वहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है। बट हमारे यहाँ पे क्या है, मिक्स सिस्टम है। मिक्स सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमारा जो है पूंजीवाद भी है, ठीक है, और साम्यवाद भी, मतलब दोनों ही चीज है। अगर यूं कहें तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें प्राइवेट भी है, कुछ चीजें गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। बट यूएसए की बात करें तो वो टोटली क्या है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। वहाँ पे सारी चीजें क्या है, प्राइवेट है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सारी जो कंट्रोल है किसके हाथ में होगा, एक निजी व्यक्ति के हाथ में होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वहां हम देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन है, बट हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। बट जो प्रधानमंत्री है वो जनता के प्रति क्या होगा, जवाबदेही होगा। मतलब यहाँ हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ना पावर तो है पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी प्रधानमंत्री के पास है, मोदी जी के पास जो पीएम अभी है, जितना उनके पास है तो उनके पास ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम नेचर की बात करें, ये मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो वहां पे मैंने इस चीज को अच्छे से समझा रखा है। आप एक बार वहां उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर नहीं वॉच करना मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ। इसमें ना नॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि ये केवल ये विश्लेषणात्मक अनुभवजन्य होता है, एम्पेरिकल नॉर्मेटिव होता है, ठीक है। ये बोला जाता है कि केवल ये दार्शनिक और मानकीय अध्ययन नहीं है, ये केवल क्या है, दार्शनिक या मानकीय अध्ययन नहीं है, ये केवल क्या है, नॉर्मेटिव ही अध्ययन नहीं है। ये वास्तविक दुनिया के जो राजनीतिक डेटा है, चुनाव परिणाम, संस्थागत संरचना, नीतिगत निर्णय, ठीक है, उसको उपयोग करके व्यवस्थित विश्लेषण करती है। इसका अध्ययन क्या है, मतलब कहा जाता है कि व्हाट इज पर ज्यादा यहाँ पे ना जोर दिया जाता है, बजाय क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी की मतलब व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसके मुकाबले व्हाट इज, इस पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान क्या है पे अधिक होता है, किसके इंस्टेड में क्या होना चाहिए। फिर ये साइंटिफिक मेथड पे ज्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से, जैसे कि वैज्ञानिक तरीकों जैसे परिकल्पना, डाटा संग्रह यानी डाटा कलेक्शन, सत्यापन पर जोर ज्यादा देती है। इसका जो एम है वो ये है कि राजनीतिक व्यवहार में पैटर्न और सामान्यीकरण खोजना, जिससे भविष्यवाणियों, जिससे जो भी प्रेडिक्शन है वो क्या की जा सके। व्यापक कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र केवल सरकारों की औपचारिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक दल, हित समूह, सामाजिक आंदोलन और चुनाव व्यवहार, राजनीति, संस्कृति, ठीक है, सार्वजनिक नीति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक पर प्रभाव जैसे अनौपचारिक पहलू भी शामिल है। तो इसमें ये चीजें यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूड है इसमें। अंत अनुस्नातक, ये क्या होता है, इसमें ना ये ना समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, विज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान जो है उनकी अवधारणाओं और पद्धतियों को क्या करती है, ग्रहण करती है, और ये राजनीति को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखने का प्रयास करती है। सिद्धांत निर्माण और परीक्षण, इसमें क्या है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांतों का क्या करना, निर्माण करना और मौजूद सिद्धांतों का विभिन्न संदर्भों में परीक्षण करना। एग्जाम्पल हम ले इसमें तो देखो, यह परीक्षण कर सकती है कि क्या लोकतंत्र के संक्रमण के सिद्धांत पश्चिमी देशों के बाहर भी लागू होते हैं। मतलब ये है कि जो लोकतंत्र फैल रहा है इसका जो प्रिंसिपल है, तो क्या मतलब जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है उसके अलावा भी और कहीं पे भी लागू है कि नहीं है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स है। सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो उसकी स्टडी के क्या क्या कारण है जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये बेहतर समझ और स्पष्टीकरण है। इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ना अपने आप में एक सक्षम हो जाते हैं किसी भी व्यवस्था को अलग अलग तरीकों से, जैसे वो कार्य कैसे कर रहा है, ठीक है, उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, तो ये चीज ना अपने आप में समझ सकते हैं। दूसरा, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करता है।
तीसरा, ये ना पूर्वाग्रहों को दूर करना। इसमें क्या होता है कि यह हमें अपने स्वयं के राजनीतिक सिस्टम या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से परे देखने में मदद करता है। दूसरे देशों की प्रणालियों का अध्ययन करके हम ये जान पाते हैं कि हमारा अपना सिस्टम कैसा है, क्या ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक। एंड नीतिगत शिक्षा और सुधार, अन्य देशों की सफल नीतियों और संस्थागत सुधारों का अध्ययन करके नीति निर्माता अपने देश के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अलग अलग चुनाव प्रणाली, अलग अलग इलेक्शन जो सिस्टम है उसका अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, या प्रोपोर्शनल सिस्टम है, तो विच इज द बेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा बढ़िया है। भविष्यवाणी और अंतर्दृष्टि, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली है, उसके प्रदर्शन की तुलना करके हम कुछ हद तक ना भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, या फिर कम से कम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में हम पता चल जाए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारे है कॉन्सिक्वेंसी है, जो भी हमारे परिणाम है, तो उसके अधिक अंतर्दृष्टि से हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। वैश्विक नागरिकता का विकास, यह छात्रों और नागरिकों को वैश्विक राजनीतिक प्रक्रिया और संबंधों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करती है, जिससे वह अधिक सूचित और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है एंड इसका नेचर कैसा है, ठीक है, एंड मीनिंग क्या है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आया क्या करो, कंक्लूजन में लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक पद्धति क्या है। जो यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड है ना, उसकी बात की गई है कि जो आपका कंपैरेटिव मेथड है, ठीक है, वो क्या है, और राजनीतिक विश्लेषण में तुलनात्मक पद्धति की प्रासंगिक एलिमेंट्स और लिमिटेशन यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो, तुलनात्मक पद्धति की हम बात करें तो जो आपका तुलनात्मक पद्धति है वो राजनीतिक विज्ञान में एक शोध डिजाइन है, मतलब रिसर्चर के रूप में वर्क करता है तरीके से। ठीक है, राजनीतिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए पदवत्ती तुलना का उपयोग करती है। इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो लक्ष्य है, कुछ मामलों जैसे कुछ केसेस को चुनना और उसके बीच में समानता और अंतर खोजना, ठीक है, ताकि जो भी अंतर्निहित कारण है, प्रभाव है, उसके संबंधों को समझा जा सके। यह एक प्रकार का अर्धप्रयोगात्मक डिजाइन है, जो कि इसमें वैज्ञानिक प्रयोग की तरह वेरिएबल्स को नियंत्रित करना संभव नहीं होता, लेकिन ये विभिन्न मामलों में उन वेरिएबल्स के प्रभावों का क्या करता है, अवलोकन करता है और फिर एक तरीके से कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, उन सारी चीजों को समझ के फिर उसका एक कंक्लूजन निकालना है कि क्या होना चाहिए था। इस पद्धति में ना दो तरीके की रणनीति अपनाई गई है। एक तो ये बोला गया है कि मोस्ट ऑफ सिमिलर सिस्टम, एमएमएस कहते हैं जिसको, ठीक है, एमएमएसएस, मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ मोस्ट सिमिलर सिस्टम, ठीक है, हिंदी में बोले से सर्वाधिक समान प्रणालियों के लिए। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें उन मामलों की तुलना की जाती है जो कई पहलुओं में समान होते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट परिणाम जैसे कि लोकतांत्रिक स्थिति में भिन्न होते हैं। उद्देश्य उन भिन्न चरों की पहचान करना है, ठीक है, जो परिणाम में डिफरेंट का कारण बनता है, भिन्नता का कारण बनते हैं, उसके लिए। दूसरा है मोस्ट मेथड ऑफ मोस्ट डिफरेंट सिस्टम, एमडीएसएस, मतलब इसमें है, पहले में क्या था, सिमिलर था, ये जो सिमिलर चीज है उसको पहचानना है। इसमें क्या है, जो सिमिलर पहलू है ना उसको क्या करना है, उसकी पहचान करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो डिफरेंट है, इसमें उन मामलों की तुलना की जाती है जिसमें कई जो पहलू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट परिणाम के समान होते हैं। उद्देश्य क्या है, उन दुर्लभ समान चर की पहचान करना जो समान परिणामों का कारण बनते हैं। ठीक है, रेलिवेंस क्या है इसकी, तो इसका जो रेलिवेंस वो है कि यह नए नए राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित करने और मौजूद सिद्धांतों की वैधताओं को विभिन्न संदर्भों में परीक्षण करने एक शक्तिशाली तरीका है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो है परीक्षण कर सकती है कि क्या लोकतंत्र संक्रमण के सिद्धांत केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित है, या फिर उनके जो अलावा जो क्षेत्र है, जो वेस्टर्न कंट्री है, उसके अलावा क्षेत्रों में भी लोकतंत्र लागू होती है कि नहीं। दूसरा है कारण प्रभाव संबंधों की पहचान। इसमें क्या है कि तुलना करके ना हम उन कारकों की पहचान कर सकते हैं जो राजनीतिक परिणाम जैसे कि कोई भी रेवोल्यूशन है, ठीक है, शासन परिवर्तन है, नीतिगत सफलता उसको प्रभावित करते हैं। तो हमें ना ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ राजनीतिक घटनाएं घटित होती है। थर्ड है समानीकरण और वर्गीकरण। ये विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और व्यवहारों को वर्गीकृत करने और उनके बारे में समानीकरण करने में मदद करती है। इससे हमें राजनीतिक दुनिया को अधिक व्यवस्थित तरीके से समझने में सहायता मिलती है।
चौथा है नीतिगत शिक्षा और नवाचार। इसमें क्या है कि अन्य देशों की सफल या असफल नीति और संस्थागत नवाचारों का अध्ययन करके नीति निर्माता अपने देश के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और ये जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं ना कि ये सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में सहायक होती है। पांचवा आपका है ज्ञान का विस्तार और पूर्वाग्रहों को दूर करना। देखो इसमें क्या होता है कि हमें ना अपने स्वयं के जितनी भी राजनीतिक संदर्भ है या फिर जो भी हमारे कल्चर है, ठीक है, उससे परे देखने में भी मदद करती है। दूसरे देशों की प्रणालियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें अपने बारे में समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा है, तो ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, कि हमें वो वाला ही चीजें लागू करनी चाहिए जो वहां पे। फिर उसके बाद है ये जो है अनुभवनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा यानी एम्पेरिकल। ये जो है ये एम्पेरिकल और डेटा आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जो राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनने में योगदान देता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे तुलनात्मक पद्धति अपनी प्रसन्नता के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं से भी ग्रस्त है। जैसे इसका रेलिवेंस है ना, बट उसके बाद भी क्या है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। जैसे पहला इसका है मामलों की संख्याओं की समस्या, मतलब टू फ्यू केसेस। राजनीतिक विज्ञान में अक्सर ऐसे राजनीतिक परिणाम जैसे कि वॉर हो गया, ठीक है, लोकतांत्रिक संक्रमण का अध्ययन भी किया जाता है जो दुर्लभ होते हैं, जो अच्छे नहीं होते। ऐसे में तुलना के लिए पर्याप्त संख्या जो मामले मिलते हैं, केसेस मिलते हैं, वो उसका ना मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे सांख्यिकी समानीकरण कठिन। देखो कभी कभी ना इसमें ये होता है कि कहाँ कहीं पे बोला जाता है कि वहां पे उस वॉर में सपोज 10 लोग मारे गए, बट बाद में पता चलता है नहीं वहां तो 20 मारे गए। फिर पता चलता है कि नहीं वहां तो 50 लोग आए थे, इसमें से 40 लोग मारे गए, 10 लोग आए। तो हमें ना कभी कभी जो नंबर्स है, ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, तो उसका यहाँ पे क्या है, उसको एनालाइज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैनी वेरिएबल्स, वास्तविक दुनिया की राजनीतिक प्रणाली अत्यंत जटिल होती है जिनमें अनगिनत चर का साथ कार्य करते हैं। कुछ मामलों की तुलना करते समय सभी प्रासंगिक चरों की पहचानना और नियंत्रण करना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो चर जो वेरिएबल है वो परिणाम का कारण बन रहा है। मेजरमेंट प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो एक संस्कृति है, संस्कृति में एक अवधारणा का जो अर्थ है वो ये है कि वही दूसरी में भिन्न हो सकता है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन या भ्रामक परिणाम निकल सकते हैं। फिर सिलेक्टिविटी एंड बायस ये भी है, ठीक है, कभी कभी ना हमें ना नॉलेज इतना नहीं हो पाता है, लेक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। क्या होता है कि हमें नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से भी हम ना चीजों को समझ नहीं पाते। तो एक तरीके से ये भी क्या है, लिमिटेशन है। यूनिक केसेस हमें मिलते हैं, कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल ही यूनिक होती है, उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, तो ये भी क्या हो जाता है, तुलनात्मक पद्धति के लिए प्रयोज्यता सीमित हो जाती है। एथिक्स इश्यूज भी आ जाते हैं कुछ तुलनात्मक अध्ययन में, विशेष रूप से जब हम ना संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे से निपटने की बात करते हैं तो उस टाइम पे नैतिक चिंताएं आ जाती है, ठीक है, नैतिक मुद्दे आ जाते हैं। खास करके जब डेटा कलेक्शन होता है तो उस टाइम पे ये भी बोला जाता है ना कि नहीं कुछ चीजें गोपनीय रखना है, मतलब प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, उसके हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो जिसके कारण क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है, ये एक लिमिटेशन, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि शायद ना स्टार्टिंग के जो आपके चैप्टर्स है वहां से पूछे गए। ये थर्ड वाला है, इसमें तीन चीजों को अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है, और आपका ना इसमें कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर संरचनात्मक प्रकारात्मक क्वेश्चन आए यहाँ से तो यहाँ से भी लिख दोगे, ठीक है। एंड व्यवस्था उपागम हुई है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ से भी आप अच्छे से उनको लिख दोगे। एक क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर यही एज इट इज आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से लिख दोगे। बट अगर यहाँ इस क्वेश्चन को भी कर लेते हो तो आपको आपकी जो क्वेश्चन 3 तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और ये आया हुआ है पेपर में। तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न उपागम जो भी है अप्रोचेस है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, और उसका क्रिटिसाइज भी करना है। तो सबसे पहले हम ना इसमें पढ़ते हैं जो इसके अप्रोचेस है, ठीक है। इसके पहला हो गया इसमें व्यवस्था उपागम जिसको बोलते हैं सिस्टम अप्रोच, ओके। एंड फिर है संरचनात्मक, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ये शामिल है। तो पहला है हम व्यवस्था उपागम को पढ़ते हैं, सिस्टम अप्रोच को। तो ये ना डेविड स्टर्न, इसमें ना डेविड स्टर्न की बात की गई है। डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था उपागम राजनीतिक व्यवस्था को एक जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं, अपने पर्यावरण में इनपुट, ठीक है, ये क्या बात करते हैं, इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जैसे मांगे
और समर्थन प्राप्त करती है। ठीक है, यहाँ पे वो वाला इनपुट नहीं है कंप्यूटर वाला, कहीं आप समझ लो कि इनपुट का मतलब और आउटपुट का मतलब वो मॉनिटर और सीपीयू प्रिंटर से आप कनेक्ट मत कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे इनपुट का मतलब है जैसे मान्य और समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, आउटपुट का मतलब है जैसे नीति और निर्णय इसमें परिवर्तन करती है और फिर इन्हें आउटपुट के माध्यम से पर्यावरण पर प्रतिकृत करती है। यहाँ पे फीडबैक, ठीक है, फीडबैक बोला गया। इसका जो मुख्य जोर है राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता उसके आंतरिक संतुलन को बनाए रखने पर होता है। और ये उपागम बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ब्लैक बॉक्स के रूप में काम करती है जहाँ की इनपुट प्रोसेस होता है और आउटपुट निकलते हैं। ठीक है, इसकी जो ताकत है वो व्यापक और समग्र दृष्टिकोण, यहाँ पे ये जो उपागम है ये राजनीतिक जीवन को एकीकृत और गतिशील प्रणाली के रूप में देखने में मदद करता है जो कि विभिन्न घटकों के बीच अंत संबंधों को उजागर करता है। विश्लेषणात्मक ढांचा राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है जिससे राजनीतिक विश्लेषण अधिक सुसंग हो जाता है। स्थिरता पे जोर ये राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता और जो उसके एडेप्शंस है उसकी क्षमता को समझने में हेल्प करता है। इसकी क्या आलोचना है? तो इसकी जो आलोचना वो ये है कि ये रूढ़िवादी झुकाव, इसका जो झुकाव है ना रेडिकल से, यानी इसकी आलोचना जो करते हैं, ठीक है, आलोचक वो अक्सर ये कहते हैं कि यह जो यथास्थिति और व्यवस्था की स्थिरता पर अधिक जोर देता है जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन या संघर्षों की उपेक्षा होती है। अब यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स की भी समस्या बोली गई है। यहाँ पे ये उपागम बताता है कि इनपुट से आउटपुट कैसे बनते हैं, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स के अंदर की वास्तविक राजनीतिक प्रक्रिया, वास्तविक राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब है जैसे कि सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी गहराई से ना उसकी व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे इसको ब्लैक बॉक्स के नाम से बोला गया। मानवीय एजेंसी की क्या करता है, उपेक्षा करता है। इसके अलावा जो आपके अनुभवनात्मक रूप से परीक्षण करना है वो भी कठिन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कई अवधारणाएं जैसे समर्थन या मांग है, यहाँ ये अमूर्त है जिससे उन्हें अनुभव जनित रूप से मापना, उनका परीक्षण करना क्या है, कठिन हो जाता है। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या कहता है, ये ना डेवियल अमोन और बिंगम पॉवेल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? डेवियल अमोन एंड बिंगम पॉवेल द्वारा ये विकसित किया गया। और यह उपागम व्यवस्था उपागम का एक विस्तार ही है। ये किसी भी राजनीतिक प्रणाली को उसके स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यायपालिका वहाँ पे कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एंड जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसा है, उसके और उनके द्वारा जो फंक्शंस होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर है ना उसके जो फंक्शंस होते हैं, लाइक वहाँ पे लॉ बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी तरीके के जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या फिर किसी के हितों के अभिव्यक्त हो रहा है कि मतलब उससे किसी को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस चीजों पे जो वो विश्लेषण करते हैं, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इनका मानना था कि राजनीतिक जो व्यवस्था है ये प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कुछ सार्वभौमिक कार्य को पूरा करती है और ये विभिन्न संरचनाओं द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे ये विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करता है, भले उनकी संरचना अलग हो, क्योंकि यह समान कार्यों की पहचान करता है। कार्यात्मक समानता हमें यह भी समझने में मदद करता है कि विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में राजनीतिक प्रणालियों समान बुनियादी कार्य करते हैं, हितों के एकीकरण और राजनीतिक समाजीकरण। विकासशील देशों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। उसने विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों को समझने में काफी हेल्प की है, जहाँ पश्चिमी देशों जैसे कि औपचारिक संरचना मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन कार्य फिर भी कर रहे होते हैं। इसकी भी कुछ आलोचना ये है कि ना स्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर देते हैं, मतलब बोला जाता है कि ये ना कभी-कभी जो उनका संरचना है उस पर ज्यादा बल देते हैं, ठीक है, और यथास्थिति का समर्थन, ये जो व्यवस्था है उपागम की तरह इसी भी स्थिरता और व्यवस्था के रख रखाव पर अधिक जोर देने की आलोचना की जाती है, जिससे परिवर्तन और संघर्ष की व्याख्या करने में कमी आती है। ठीक है, तो उसके आगे इसमें बोला गया है कि पश्चिमी केंद्रित है, अत्यधिक समानीकरण है, मतलब ये कि यह कभी-कभी ना अत्यधिक समानीकरण करता है, यह मानकर कि सभी राजनीतिक प्रणालियां एक ही तरह के कार्य करती है जो विविध वास्तविकताओं को अनदेखी कर सकता है। थर्ड है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। ये जो अवधारणा है ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम राजनीति और शास्त्र के बीच जटिल अंत संबंधों पर केंद्रित है। ये क्या मानता है? ये मानता है कि राजनीतिक जो डिसीजन है, ठीक है, राजनीतिक जो डिसीजन है जो आपका आर्थिक संरचना है ना उससे प्रभावित होते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और आर्थिक परिणाम राजनीतिक प्रक्रियाओं से आकार लेते हैं। यह उपागम संस्था जो भी संसाधन है, संसाधन के विस्तार, ये उपागम संसाधनों के वितरण, उत्पादन
ठीक है। उत्पादन के साधनों के नियंत्रण और वर्ग संबंधी जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसको तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। ये इस बात पर जोर देता है कि कौन क्या करता है, कब करता है, ये किस पे जोर देता है, ये जो अप्रोच किस पे जोर देता है कि कौन क्या करता है, कब करता है और कैसे प्राप्त कर सकता है। अब है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। ये अवधारणा क्या कहते हैं कि ये जो अवधारणा है ना, ये ज्यादातर किस पे जोर देता है, जो आपका राजनीतिक डिसीजन, जो आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, ठीक है, एंड जो पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये इससे प्रभावित होते हैं और आर्थिक परिणाम राजनीतिक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, ये आकार देते हैं। इनको मानने वालों कहते हैं जो राजनीतिक निर्णय है ना आर्थिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं और आर्थिक परिणाम राजनीतिक प्रक्रियाओं से आकार लेते हैं। और ये ना, ये जो पागम है, संसाधनों के वितरण और जो उत्पादन के साधन के नियंत्रण है और जो वर्ग संबंधित दृष्टिकोण है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये किस बात पे जोर देते हैं, ये बोलते हैं कि कौन क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है, कैसे इस चीज को रिसीव करता है वो, तो उस चीज पे ज्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो ये है कि अगर गहराई से विश्लेषण की बात करें तो ये उपागम राजनीतिक घटनाओं के गहरे आर्थिक और सामाजिक आर्थिक कारणों की उजागर करता है, जिससे अधिक व्यापक विश्लेषण संभव होता है। शक्ति संबंध पे ये जोर देता है। ठीक है, इसके अलावा असमानता है, असमानता और विकास को समझने में ये हेल्प करता है। मार्क्सवादी विश्लेषण का विस्तार, यह मार्क्सवादी विश्लेषण को केवल वर्ग संघर्ष से आगे ले जाकर राज्य की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और विकास के पैटर्न को समझने में मदद करता है। आलोचना की बात करें, ये क्या कहता है कि इसके जो आलोचक है उनका ये तर्क है कि कभी कभी ना आर्थिक कारकों को अत्यधिक ये महत्व देता है और राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवसाय कारकों की सहायता को कम कर देता है। इसमें ये डेटा की कमी होती है, तो ये भी इस तरीके से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जहाँ पे विभिन्न देशों की जो विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति है उसकी उपेक्षा की जाती है। और इसके अलावा कभी कभी इतना ये व्यापक हो सकता है कि राजनीतिक संस्थाओं या विभागों को सूक्ष्म विवरण पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के मार्क्सवादी और गांधीवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। जो आपका मार्क्सिस्ट है एंड गांधीयन है, इन दोनों प्रिंसिपलों के बीच आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको लिखना होगा। और जैसे देखो, ये आपकी राज्य की जो प्रकृति वाला ना, स्टेट वाला जो आपका चैप्टर है, उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य की प्रकृति और भूमिका को समझने के लिए ना दो दृष्टिकोण है, दो अप्रोच है, जो कि एक मार्क्सिस्ट है एंड गांधीयन है। दोनों प्रिंसिपल को आपको अच्छे से अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इनके प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझेंगे और फिर हम डिफरेंस कर पाएंगे। तो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, तो राज्य वर्ग शोषण का एक उपकरण है। इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो राज्य है वो वर्ग शोषण का एक उपकरण है। इसकी जो मूल अवधारणा है वो ये है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उनके अनुसार कहा जाता है कि राज्य समाज के आर्थिक, ठीक है, राज्य समाज के आर्थिक आधार यानी उत्पादन के संबंध में ये बात की जा रही है कि राज्य समाज के आर्थिक आधार का एक अधिरचनात्मक सुपर स्ट्रक्चर उत्पाद है। ये समाज में आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता है, उसके हितों का प्रतिनिधित्व करता, उसे ही बनाए रखता है। ठीक है, राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का शोषणकारी चरित्र को वैधता प्रदान करने और बनाए रखने के लिए वर्ग संघर्ष को नियंत्रित करने वाला एक क्या है, उपकरण है। ये मार्क्सवादी के अनुसार कहा गया है। ये समाज में जो आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग है ना, जिसको बुर्जुआ वर्ग बोला गया, तो उसी की बात करता है। मार्क्सवादी के अनुसार ये कहा गया है। इसकी जो विशेषता है, क्लास इंस्ट्रूमेंट, इसमें बोला जाता है कि राज्य को पूंजीपति द्वारा जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग मतलब यहाँ पे बोला गया है जो पीजन क्लास है, मजदूर वर्ग है, ठीक है, उसके शोषण को जारी रखने के लिए साधन के रूप में देखा जाता है। ये पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को बनाए रखने के लिए कानून, पुलिस और सेना का क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा बोला गया है कि रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन, ये ना दमनकारी संस्था है। मैंने बोला ये एक दमनकारी संस्था है जिसका उपयोग जो प्रभुत्वशाली वर्ग, प्रभुत्वशाली का मतलब है जो अमीर वर्ग है,
ठीक है। बहुत सारे वर्ग के विरुद्ध किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए किया जाता है। लुप्त हो जाना, मार्क्सवादी सिद्धांत ये भविष्यवाणी करता है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंतिम चरण में जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग क्रांति के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लेगा और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करेगा, यानी समाजवाद। तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज स्थापित होंगे। इनके अनुसार ये बोला गया जहां किसी दमनकारी तंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, ठीक है, उसमें ये बोला कि पूंजीवादी व्यवस्था की जो एंड होगा उस टाइम पे जो भी सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, यानी प्लीजेंट क्लास, तो वो लोग क्रांति करेंगे और उनके माध्यम से क्या होगा, वो सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। और उस टाइम पे जब वो रहेंगे ना, तो किसी भी तरीके का कोई भी क्लास सिस्टम नहीं होगा, कोई भी जो राज्यहीन समाज है वो स्थापित होगा। ठीक है, एक राज्यहीन मतलब किसी भी तरीके का कोई क्लास सिस्टम नहीं होगा, वो वाला समाज स्थापित होगा। और जो यहाँ पे पूंजीवादी है ना, जो अमीर लोग हैं, वो क्या है, वो यहाँ से लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। राज्य की स्वायत्ता का अभाव, मार्क्स के अनुसार राज्य के पास अपनी कोई वास्तविक स्वायत्ता नहीं होती, यह हमेशा प्रभुत्वशाली वर्गों की इच्छाओं के प्रतिबिंबित होता है। तो इन्होंने ये बोला। अब हम पढ़ते हैं गांधीवादी। गांधीवादी की जो मूल अवधारणा वो क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी, ठीक है, कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राज्य संबंधी विचार उनके व्यापक नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन का हिस्सा है। गांधी राज्य का जो गांधी राज्य को हिंसा और अनेकता, इमोरलिटी के प्रतीक मानते हैं, क्योंकि यह बल प्रयोग पर आधारित होता है। उनके लिए कोई भी संस्था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है और बल का उपयोग करती है वो वांछनीय नहीं है। गांधी का आदर्श एक राज्य विहीन समाज था, जो राम राज्य या स्वराज कहते थे, जहां व्यक्ति स्वयं अनुशासित और आत्मनिर्भर। गांधी का आदर्श क्या है, गांधी जी का मानना था कि जो समाज है वो राज्य विहीन समाज हो, ठीक है, स्टेट लेस सोसाइटी था, जिसमें क्या, रामराज जिसको हम स्वराज बोलते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था थी। और जहाँ व्यक्ति स्वयं अनुशासित आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, सब हो। इसकी जो फीचर्स थे वो ये थे कि बेस्ड ऑन वायलेंस, ये हिंसा पर आधारित। गांधी का मानना था कि राज्य बल प्रयोग और दंड पर आधारित होता है। क्या, जो वायलेंस है ना उस पर आधारित होता है, जो मानव स्वभाव के लिए नैतिक रूप से अनुपयुक्त है, जो राज्य की आत्मविहीन मशीन के खिलाफ है। दूसरा बोला गया अपोज टू इंडिविजुअल लिबर्टी, राज्य अपने कानून नियमों के माध्यम से व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। गांधी व्यक्ति की चेतना और नैतिक विकास को प्राथमिकता देते थे। विकेंद्रीकरण, आत्मशासन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस। गांधी कैसे समाज की कल्पना करते थे कि जहाँ पे ना शक्ति का अत्यधिक विकेंद्रीकरण, समुदाय तथा जो गांव है वो आत्मनिर्भर यानी कि ग्राम स्वराज हो, जहाँ पे ऐसे समाज में केंद्रीकृत या राज्य की आवश्यकता जो है न्यूनतम होगी। अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, इनके अनुसार ये भी था, एक फीचर था इनके गांधीवादी प्रिंसिपल में, कि राज्य की दमनकारी शक्ति का मुकाबला करने के लिए गांधी ने व्यक्तिगत और सामूहिक अहिंसा, प्रतिरोध, सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य का आह्वान करना, ठीक है। उनका मानना था कि नैतिक शक्ति और भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। जो नैतिक शक्ति होती है ना, ये फिजिकल जो पावर है उससे क्या है, ज्यादा ऊपर होती है, न्यूनतम या कोई राज्य नहीं। गांधी का आदर्श पूरी तरह से एक राज्य विहीन समाज था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, और वे जानते थे कि तुरंत प्राप्त करना तो ये असंभव है, तो वे राज्य की शक्ति को न्यूनतम करने और व्यक्ति को आत्मशासन की ओर ले जाने के लिए क्या करते थे, वो वकालत करते थे। अगर हम इन दोनों में वो बात करें, कंपैरिजन करें, तो देखो जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि राज्य की प्रकृति कैसी है, दमन का उपकरण है। किसका, वर्ग दमन का उपकरण है। जबकि गांधीवादी सिद्धांत में प्रकृति की बात करें राज्य की, तो हम इसमें देखते हैं ये हिंसक, अनैतिक और बल प्रयोग का राइट बताते हैं। राज्य का जो भविष्य है, मार्क्सवादी कहते हैं कि ये वर्ग विहीन समाज में लुप्त हो जाएगा, ठीक है। जबकि गांधीवादी सिद्धांत क्या कहते हैं कि राम राज होना चाहिए। इसका जो आधार है वो नियतावाद, भौतिकवाद की व्याख्या करता है। जबकि जो गांधीवाद सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि अहिंसक, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं। ये जो है क्रांति परिवर्तन, ये बोलते हैं कि हिंसक वर्ग क्रांति के माध्यम से क्या है, राज्य का उन्मूलन करते हैं। जबकि गांधीवादी सिद्धांत ये कहते हैं कि अहिंसा, यहाँ पे नॉन वायलेंस की बात हो रही है, तो उसके माध्यम से राज्य को हम सीमित करेंगे। इसका जो लक्ष्य है मार्क्सवादी का,
उनका ये है कि वर्ग विहीन समाज और शोषण विहीन, जहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। वहीं पे गांधीवादी क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, आत्मशासित होना चाहिए और जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और नॉन वायलेंस होना चाहिए जो समाज है, ठीक है। व्यक्तिगत भूमिका, ये वर्ग चेतना सामूहिक संघर्ष की बात करते हैं, बोलते हैं कि इनको भागीदारी लेनी चाहिए, जबकि गांधीवादी नैतिक रूप से विकसित आत्म अनुशासित व्यक्ति की बात करते हैं। आई होप आपका ये जो है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर औपनिवेशिक, जो उत्तर औपनिवेशिक समाज है, तो उत्तर औपनिवेशिक समाज में राज्य की प्रकृति क्या थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो उत्तर औपनिवेशिक समाज वह समाज था जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मुख्य रूप से हम बात करें इसमें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात यहाँ पे की जा रही है। इन समाजों में राज्य की प्रकृति और भूमिका पश्चिमी विकसित राज्यों की से काफी अलग थी, क्योंकि उन्हें ना स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जो ये उत्तर औपनिवेशिक राज्य है, ये अक्सर कमजोर और संस्थागत आधार, खंडित सामाजिक संरचना और विकास की भारी अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करते हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो पहला था कॉलोनियल लीजेसी। इसमें क्या था कि आयातित संस्था, इन राज्यों में अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थापित प्रशासनिक, कानूनी और सैन्य संस्था होती थी, जो अक्सर स्थानीय संदर्भों के अनुरूप नहीं होती। ये जो संस्था थी अक्सर दमनकारी, शोषणकारी उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, न कि लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए। मनमानी सीमा, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा खींची गई मनमानी सीमा ने अक्सर विभिन्न जातीय, भाषाई और धार्मिक समूहों को एक ही राज्य में समेट दिया, जिससे आंतरिक संघर्ष और विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। विकृत अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से उपनिवेशवादी शक्ति के हितों की पूर्ति के लिए बनी थी, जैसे कच्चे माल का निर्यात करना। इससे स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भर और विविध अर्थव्यवस्था बनने में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरा था कि कमजोर स्वायत्तता और क्षमता, वीक ऑटोनॉमी एंड कैपेसिटी। इसमें क्या था, बाहरी निर्भरता। कई उत्तर औपनिवेशिक राज्य आर्थिक और तकनीकी रूप से बाहरी शक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था थे जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर MNCs हो गए, इस पे ज्यादा वो डिपेंड थे। इसके अलावा जो संस्थागत कमजोरी थी, जैसे कि कुछ राज्यों में कुछ नौकरशाही, प्रभावी कानून प्रणाली और मजबूत पॉलिटिकल पार्टी जैसी संस्था की क्या थी, कमी थी, जिससे वो क्या थे, अक्षम थे और वहां पे क्या होता था, करप्शन होता था। राष्ट्र निर्माण में चुनौती भी एक तरीके से हमको फेस करना पड़ा। इसके अलावा ओवर डेवलप्ड स्टेट, हमजा अली का दृष्टिकोण है कि उनका कहना है कि जो पाकिस्तानी विद्वान है हमजा अल्वी, क्या नाम है, हमजा अल्वी, उन्होंने कर दिया कि जो औपनिवेशिक राज्य है वो अति विकसित होते हैं। उनका मतलब था कि जो औपनिवेशिक राज्य है, औपनिवेशिक राज्य ने सामाजिक, जो स्थानीय समाज है, स्थानीय समाज के सापेक्ष एक बहुत ही मजबूत और स्वायत्त नौकरशाही तंत्र विकसित किया था, ताकि उपनिवेशवाद को बनाए रखा जा सके। फ्रीडम के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यह मौजूद लेकिन गैर प्रतिनिधि तंत्र बना रहा, जो समाज के ऊपर हावी था और किसी वर्ग के हितों को प्रतिनिधित्व करने की बजाय किसकी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश करता है। उसके बाद है पैट्रिमोनियल और न्यू पैट्रिमोनियल स्टेट। कुछ विद्वानों ने उत्तर औपनिवेशिक राज्यों को क्या बोला, पैट्रिमोनियल, ठीक है, और वहीं पे जो न्यू पैट्रिमोनियल स्टेट है उसका भी नाम दिया, जहाँ सार्वजनिक पद और संसाधनों को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है व्यक्तिगत वफादारी, ठीक है, और संरक्षण औपचारिक नियमों और कानूनों पर हावी होते हैं, जिससे क्या होता है, भ्रष्टाचार और जो अक्षमता है वो बढ़ती है। अब हम बात करें कि राज्य की भूमिका, जो आपका रोल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो क्या है। तो पहला है नेशन बिल्डिंग। सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं से ये एक है, जो अलग अलग जाति, धार्मिक और भाषाई जो समूह है उसको एकजुट करके, ठीक है, एक राष्ट्र का निर्माण करना। भाई अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग उनका लैंग्वेज है, उसके बाद भी इन सबको एक साथ लाना, इट्स सो डिफिकल्ट, है ना। तो इस तरीके से सबको एक मिला के इसका निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, तो ये मुश्किल था, काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है। फिर उसके बाद स्टेट बिल्डिंग, नए राज्यों को अपनी व्यवस्था स्थापित करनी, कानूनी व्यवस्था बनाए रखनी थी, ठीक है, और जो उनके प्रशासनिक संरचना थे जैसे कि सेना, पुलिस, ठीक है, न्यायपालिका, जो नौकरशाही थे, विकसित करनी थी, तो पूरे क्षेत्रों में अपनी संप्रभुता का प्रयोग कर सके। थर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। अधिकांश उत्तर औपनिवेशिक राज्यों ने डेवलपमेंटल स्टेट की भूमिका निभाई, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने केंद्रीय भूमिका है वो निभाई। इसने ना योजना बनाया, उद्योगों में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, और जो बुनियादी जो ढांचे थे उसका भी निर्माण किया। जो गरीबी उन्मूलन थे,
शिक्षा, स्वास्थ्य इन सबके विस्तार के लिए क्या थे, जिम्मेदार थे। उसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल जस्टिस, औपनिवेशिक शासन के तहत हुई आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए कई राज्यों ने भूमि सुधार किए, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस लिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो भी बाहरी खतरे थे, लाइक कोल्ड वॉर के दौरान इन राज्यों को अपने नवगठित संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप और क्षेत्रीय जो संघर्ष थे उससे भी निपटना पड़ा। फिर है संरक्षण और नियंत्रण, कई मामलों में राजनीतिक एलिट्स ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो पैट्रोन्स नेटवर्क है और जो दमनकारी तंत्रों है उनका भी उपयोग किया। अब कुछ चैलेंजेस और आउटकम्स क्या थे इसके, तो देखो जो उत्तर औपनिवेशिक राज्य है उसने अपनी भूमिका निभाने में कई चुनौतियों का सामना किया, लाइक जो इंटरनल स्ट्रगल्स थे उनके अंदर ही जातीय, क्षेत्रीय, जो धार्मिक संघर्ष थे, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा, मैंने अभी बोला था कि अलग अलग लोग थे, भाषा अलग थी, तो ये सब क्या है, मतलब अलग अलग सारे हैं, तो एक तरीके से ना बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और इससे क्या हुआ, गृह युद्ध भी हुआ, उसके गृह युद्ध के भी ये सब क्या बने, कारण बन गए। अल्प विकास और गरीबी, आर्थिक विकास की योजनाओं के बावजूद भी कई राज्य गरीबी और अल्प विकास के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। और लोकतांत्रिक शासन, कई उत्तर औपनिवेशिक राज्य सैन्य शासन, एक दलीय शासन, सत्तावादी शासन में बदल गए क्योंकि अलोकतांत्रिक संस्था जड़ नहीं पकड़ गई। भ्रष्टाचार भी था, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम थी। नव उपनिवेशवाद, अब इसमें क्या था कि प्रत्येक औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बावजूद भी कई राज्य नव उपनिवेशवाद के प्रभावों से जूझते रहे, जहां विकसित देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का जो था इफेक्ट वो पड़ा। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।